हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साहिल फ्रॉम सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फिजिक्स में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है उसको फिजिक्स पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और इसलिए फिजिक्स की जो शुरुआत होती है वो जीरो से करनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि कोई भी मन पढ़ा चैप्टर उठा लिया और उसको पढ़ लिया, ये गलत है पढ़ने का तरीका। अगर आपको फिजिक्स को सीखना है तो फिजिक्स को आप जीरो से पढ़िए। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में फिजिक्स। इसलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ जीरो से और फर्स्ट में लेता हूँ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स देखिए, बेसिक मैथ्स के अंदर मैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक लूंगा इसके बारे में कर लेते हैं। फर्स्ट में लूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। उसके बाद मैं लूंगा सेकंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अवकलन। इसके बाद मैं लूंगा थर्ड स्लोप। स्लोप यानी कि ढाल। ढाल। उसके बाद मैं लूंगा फोर्थ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा यानी कि आप उसको बोलोगे उच्चिष्ट निम्निष्ठ। निम्निष्ठ। उच्चिष्ट निम्निष्ठ। उसके बाद आप लोगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज इसको बोलेंगे प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन। इसके बाद आप लेंगे सिक्स ग्राफ। ग्राफ। उसके बाद आप लेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि इसको आप बोलोगे समाकलन। समाकलन। इसके बाद आप लोगे एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व और इसको हम बोलेंगे वक्र के अंतर्गत। वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। इसके बाद बेसिक मैथ्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है लोग। अगर आप उसको लेना चाहें तो उसको भी आप ले सकते हो। तो यहां पर हम बेसिक मैथ्स के अंदर इन सब चीजों को पढ़ेंगे। देखो बेटा, कहने को ये बेसिक मैथ्स है, आप सोच सकते हो कि इसमें कुछ चैप्टर तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा या डिफरेंशिएशन या अवकलन पढ़ाऊंगा, स्लोप यानी कि ढाल पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़ाऊंगा, या मैं इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ाऊंगा, तो अपने चैप्टर के अंदर इनके बेसिस पर जितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे हर चैप्टर में बिखरे पड़े हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं उनके अंदर ले लूंगा, जिससे हमारे जब 5 चैप्टर स्टार्ट होगा तो हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को पढ़ने का मतलब ये है कि हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर रहे हैं और अपनी जो मैथ्स की जो वीक चीज है उसको अपन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जब आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब आपको फिजिक्स में इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे हम पहले, यानी कि त्रिकोणमिति लेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर करेगी, साथ ही अंदर आपकी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगी। और
उसके अलावा ये जो है आपकी स्पीड है, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स आएगी जिससे आप क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, देखो पहले हम बात करेंगे एंगल। त्रिकोणमिति में पहले बात की जाती है एंगल की यानी कि कोण। कोण को आप थीटा से डिनोट करते हो, ठीक है। अब देखो कोण को समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सर्कल लिया है। ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है और इसको नाम देता हूं मैं ओ। ओके, यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, उसको नाम देता हूं मैं ए। इस ए से मैं यहां पर एक चाप डालता हूं, एक आर्क डालता हूं, तो ये मैं डाला एक आर्क। ओके, और इसको नाम दिया मैंने क्या, बी। अब मैं क्या करता हूं, इनको सेंटर से मिला देता हूं, इन पॉइंटों को सेंटर से मैं मिला देता हूं, ये मैं मिला देता हूं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये सर्कल बनाया है, ये वर्ट बनाया है। ये वर्ट का जो कोई पार्ट है ये क्या है, रेडियस। ये इसका क्या है, रेडियस। ये क्या है, इसका रेडियस यानी कि AC त्रिज्या बन गई। और ये जो AB है ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये इसका आर्क बन गया यानी कि चाप बन गया। क्या बन गया, चाप बन गया। और ये जो है यहाँ पर ये इसका एंगल थीटा बन गया। कोई एंगल हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो एंगल थीटा बना है इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सुनो बात। हमने बचपन में एक फॉर्मूला खूब पढ़ा है, एंगल यानी कि कोण। कोण जो होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस यानी कि चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या, ये फॉर्मूला हमने छोटे क्लास में खूब पढ़ा है। इसका यूज करते हुए हम कोण की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर कोण का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, एंगल क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप के पास कितना है, AB, और त्रिज्या के पास कितनी है, OA। तो यहाँ पर अपने पास जो है वो एंगल जो है निकल के आ जाएगा। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये है आप इसको सिंपल AB नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि AB जो होती है वो क्या होती है, सिंपल लेंथ लिख सकती है। लेकिन हमने कोण को फाइंड आउट करने के लिए क्या लिया है, आर्क लिया है। और आपको पता है आर्क में और सिंपल लेंथ में बहुत फर्क होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर आर्क लिखना पड़ेगा। ये आपको आर्क यानी कि चाप लिखना। तो जब भी हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप आर्क अपॉन रेडियस से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो देखो कैसे। मैंने यहाँ पे कह दिया भैया, इसका एक एग्जांपल देखो, मैंने कह दिया इफ आर्क AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर मैंने ये कह दिया यहाँ पर इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने कह दिया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंगल। ओके, ये आपको एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप एंगल को, तो आप देख सकते हो जो एंगल होता है वो जो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, आर्क के पास कितना है 20 सेंटीमीटर, वो आपने लिखा 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया, आपके पास में कितना आ गया 2। तो यहां पर हमें एंगल मिल गया। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर एंगल निकाला। लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ पे बात अधूरी है। अधूरी है, यहाँ पे कोई मैंने यूनिट नहीं लिखी, तो मुझे इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे एंगल का यूनिट क्या लेंगे वो हम देखते।
अब हम इसके एंगल की बात करेंगे कि इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है। यूनिट्स देखो, एंगल की यूनिट क्या लेते हैं अपन, देखो फर्स्ट यूनिट जो होता है एंगल का वो होता है रेडियन। दो यूनिट होते हैं इसके, रेडियन। रेडियन को आप थीटा के ऊपर सी लगा के नोट कर सकते हो, ये इसका सिंबल होता है। उसके बाद देखिए दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है डिग्री, और डिग्री को आप इससे डिनोट कर सकते हो। ये इनके सिंबल होते हैं, ये इनके सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, इनको इस तरह से इनको दर्शाते हैं। यहां पर देखिए बेटा कि जो रेडियन जो होता है, एंगल का रेडियन जो यूनिट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा ज्यादा करेंगे। तो देखिए क्या बात है इसके बारे में, कुछ बातें इसके बारे में ध्यान में रखनी है। पहली बात, जो रेडियन जो होता है वो एंगल का एसआई यूनिट होता है, एंगल का एसआई यूनिट, ये एंगल का एसआई यूनिट होता है। दूसरी बात, जब भी एंगल की वैल्यू, कोण की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस से फाइंड आउट करोगे, आर्क अपॉन रेडियस से फाइंड आउट करोगे, तो इसका जो यूनिट जो है वो रेडियन लिखा जाएगा। आर्क अपॉन रेडियस से जब भी एंगल फाइंड आउट करोगे तो उसका यूनिट रेडियन लिखा जाएगा, ये बात है। तीसरी बात ये है कि जब भी कोई इसका यूनिट ना दिया गया हो, जब भी एंगल का कोई यूनिट ना दिया गया हो, तब उसका यूनिट जो है वो रेडियन माना जाए, क्योंकि रेडियन जो होता है इसका एसआई यूनिट। तो यहाँ पर ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया ये सब बातें आपको, ठीक है, जो नई बात थी वो क्या थी, रेडियन के बारे में थी, वो मैंने आपको बताया, ठीक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और चीज और, रेडियन और डिग्री के अंदर आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे कि आपने क्या किया कि एंगल की वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस से रेडियन में निकाल ली, लेकिन उसने डिग्री में पूछ ली, तो जब उसने डिग्री में पूछ ली तब आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो अपन को देखना है। जैसे कि आपको यूं मान लो, जैसे मीटर और सेंटीमीटर के अंदर एक रिलेशन होता है, जैसे कि आप लिखते हो ना बेटा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर रेडियन और डिग्री के अंदर भी कोई रिलेशन होता होगा, जिससे क्या है कि हम जब कभी भी एंगल की वैल्यू रेडियन में फाइंड आउट करेंगे और अगर वो डिग्री में पूछ लेता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सके। अब इसका रिलेशन क्या होता है वो देखिए जरा। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका जो है रिलेशन क्या होगा, हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, यानी कि रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है। देखो आपको पता है कि पाई बराबर 22/7 रेडियन होता है, पाई बराबर 22/7 रेडियन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ले रहा हूँ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री के बीच, ओके। आपको पता है बेटा कि पाई जो होता है वो 22/7 रेडियन के इक्वल होता है, और इस पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 22/7 रेडियन में कितने डिग्री होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, ओके। तो 1 रेडियन जो होता है वो कितना हो जाएगा, 180/22 × 7, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 57.27 डिग्री, और ये क्या है, एक रेडियन। तो यहाँ पर एक रेडियन के बीच में और डिग्री के बीच में रिलेशन आ गया, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप कोई भी वैल्यू रेडियन में दी गई हो और उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली कर सकते हो, एक रेडियन
डिग्री। ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के बराबर हो सकती है। अगर आपको वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो तो आप 60 डिग्री भी कर सकते हो, ठीक है, वरना एग्जैक्ट वैल्यू आप क्या रखना चाहो तो ये तो 57.27 डिग्री है ही। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए देखिए यदि मैंने यहाँ पर ये कहा है इफ आर, यहाँ पे मैं ये लिया 150 सेंटीमीटर, आर में कितना लिया 150 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर रेडियस को ली है, रेडियस वो ले ली 50 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट एंगल इन डिग्री, इन डिग्री। तो यहां पर आपसे क्या कहा गया है कि आर्क जो है चाप है वो कितना है 150 सेंटीमीटर और रेडियस है वो आपको कहा है 50 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिग्री के अंदर। अब देखो बेटा आपको पता है कि आपको आर्क दे रखा है और रेडियस दे रखा है और आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ पे पता है फॉर्मूला क्या होता है कि जो एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 150 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस कितना अपने पास में 50 सेंटीमीटर, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 3 आएगा और ये 3 जो आएगा इसमें आएगा रेडियन के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कहा था बेटा कि जब भी एंगल की वैल्यू जो है आर्क और रेडियस से फाइंड आउट करोगे तो इसका जो यूनिट लगेगा वो कौन सा लगेगा रेडियन लगेगा। तो आप यहाँ पे लगाओगे रेडियन, ठीक। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि देखो आपको फाइंड आउट एंगल इन डिग्री, आपको एंगल का जो है मान है वो डिग्री के अंदर फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो इस 3 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे और 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक रिलेशन है। क्या है? आपको पता है कि एक रेडियन जो होता है वो क्या होता है अपने पास 57.27 डिग्री होता है। अब इसको रेडियन कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हो 3 रेडियन कितना हो जाएगा 57.27 डिग्री इंटू 3। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्या, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे का एक क्वेश्चन और है वो और मैं बताता हूं जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए मैंने ये कह दिया इफ आर इज 1.5 मीटर एंड रेडियस इज 50 centimeter, then find out value of angle in degree, in degree। तो कैसे निकालोगे आप इसको? देखो आपको पता है आर और आपको रेडियस दे रखा है तो सिंपल सी बात है एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे आर अपॉन रेडियस, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू कितना है 1.5 मीटर और रेडियस दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक। यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे देखो इन दोनों की यूनिट्स जो है वो अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हो तो ये दोनों की यूनिट्स होती है क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप या तो इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और या फिर इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक बात कर लीजिए ताकि जो हमारे जो यूनिट्स है दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए। मैं करता हूँ इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं लिखे यहाँ पर 150 सेंटीमीटर और ये वाला क्या पास है 50 सेंटीमीटर। सो सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, ये आएगा 3 और ये क्या आएगा रेडियन में आएगा। यहां पर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपल वो तरीका है कि एक रेडियन इक्वल टू होता है 57.27 डिग्री। तो सी रेडियन कितना आ जाएगा, सी रेडियन जो है 57.27 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो डिग्री में। ओके ठीक, अब देखिए आगे का जो है वो देखते हैं क्या है। यहां पर मैं आगे आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एंगल का मान जो है वो पाई में दिया होता है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, या फिर क्या होता है कि डिग्री में दिया होता है और उसको पाई में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए यहां पर देखें कि पाई और डिग्री के अंदर एक रिलेशन होता है। क्या होता है देखो, आपको पता है बेटा कि पाई के अंदर क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये रिलेशन आप ध्यान में रखिए बस, और कुछ नहीं होता, रिलेशन ध्यान रखिए। आप इससे पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले मैं लिखता हूं कि पाई बाय 2 को आप चेंज कीजिए या कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट टू डिग्री, कन्वर्ट टू डिग्री। पाई बाय 2 को आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करोगे देखो, आपको पता है बेटा कि पाई में कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो 1 में कितना हो जाएगा बेटा 180 अपॉन 5, 180। पाई बाय 2 में कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा 180 अपॉन पाई इनटू पाई बाय 2। ओके, सॉल्व कीजिए तो अपने पास कितना जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर पाई बाय 2 की वैल्यू डिग्री करने के लिए रिश्ता 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, पाई को आप डिग्री में चेंज कर सकते हो। और भी यूनिट है देखिए, सेकेंड एग्जांपल मैंने कह दिया 3 पाई बाय 4, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास रिलेशन पड़ा इस रिलेशन को लीजिए। आपको पता है पाई में कितना होता है बेटा 180 डिग्री होते हैं, 1 में कितना रहेगा बेटा 180 डिग्री अपॉन 5। तो 3 पाई बाय 4 में कितना हो जाएगा देखें 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाय 4। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 45, मल्टीप्लाई कीजिए 135 डिग्री है। ये 3 बाय 4 को आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। और भी ले सकते हो आप, यहां देखो मैंने एग्जांपल नंबर 3 लिए, एग्जांपल 3 में मैं ले सकता हूं यहां पर 7 पाई बाय 6, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे आप, आपको पता है कि पाई में कितने होते हैं बेटा 180 डिग्री होते हैं, 1 में कितने हो जाएंगे 180 अपॉन पाई, फिर देखें 7 पाई बाय 6, इसमें कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई बाय 6। ओके, सॉल्व किया इसको तो मेरे पास कितना आएगा 210, ये आएगा डिग्री के।
तो आप इसको ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, खूब एग्जांपल ले सकते हो। मैं एक दो पेट्स और पा देता हूं, उसके बाद आप खुद कीजिए। देखो एग्जांपल 4 मैंने कह दिया, यहां पर मैं लेता हूं 11 5/6, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। देखो कर सकते हो आप, वही तरीका अपना। 5 में कितना बेटा 180 डिग्री, ठीक है। 180 पे 1 पे कितना हो जाएगा बेटा, ये 180 अपॉन 5। 11 5/6 में कितना हो जाएगा 180 अपॉन 5 और 11 5 अपॉन 6। ओके, 5 से 5 कट गया अपना, ये आपके पास कटा 6, तो ये हो जाएगा 330। तो इस तरह से बेटा आप पाई की वैल्यू को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आप ये रिलेशन ध्यान में रखिए, ये रिलेशन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाई को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और ये रिलेशन आपको अच्छे से पता है, कहीं कोई याद करने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो आता है वो ये आता है कि यहाँ तो हमने क्या सीखा, यहाँ तो हमने सीखा कि आप पाई को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। इसका उल्टा भी आ सकता है कि आप डिग्री को पाई में कन्वर्ट कीजिए, तो वो किस तरह से होगा वो भी आप देखिए कि डिग्री को आप पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री को पाई में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन बेटा आपको यही जरूरत पड़ेगी, इसी रिलेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बदल के लिखेंगे, क्योंकि हम डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा 180 डिग्री में पाई, एक पाई, ठीक है। तो देखो डिग्री को आप पाई में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए उसको पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने कह दिया कि 90 डिग्री है, इसको आप पाई में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करोगे आप, देखो आपको पता है 180 डिग्री में एक पाई होता है, 1 डिग्री में कितना आएगा बेटा पाई बटा 180। उसके बाद 90 डिग्री कितना आ जाएगा, तो पाई अपॉन 180 इंटू 90। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा पाई बाय 2। तो यहां पर 90 डिग्री को आपने पाई में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कितना सिंपल, वो सिंपल तभी हुआ जब हमें ये रिलेशन ध्यान में हुआ, और ये रिलेशन आपको अच्छे से पता है, छोटी क्लास में बेटा आपने इसको पढ़ रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब आप किसी की एंगल को लीजिए यहां पर, जैसे कि 60 डिग्री को ले लीजिए, इसको आप पाई में कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है यहाँ पर ये रिलेशन 180 डिग्री में होते हैं पाई, 1 डिग्री में कितना है बेटा पाई बटा 180। 60 डिग्री में क्या होगा बेटा पाई अपॉन 180 इंटू 60। ओके, तो ये कितना 5/3। कितना सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। आगे और भी ले सकते हो बेटा, एक एग्जांपल और लेगा, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डीपी मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आपको नोट्स के अंदर ही क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहां पर आगे आप देख रहे हैं कि मैंने एंगल ले लिया है 210 डिग्री, इसको आप पाई में कन्वर्ट करना है। देखो आप कैसे करोगे, आपको बता रहा यहां पर 180 डिग्री में क्या होता है एक पाई होता है, 1 डिग्री में कितना होगा 100 पाई अपॉन 180, तो 210 में कितना जाएगा पाई अपॉन 180 और ये 210। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए। यहां पर देखो बेटा 3 से कटेगा, तो अपने पास कितना जाएगा 7 पाई/6, तो ये आप पाई में कन्वर्ट कर सकते। तो इस तरह से खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे आप पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना हो और डिग्री को पाई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इन चीजों को कर सकते हो अगर आपके पास में ये रिलेशन है और आपको रिलेशन पता है और आपको अच्छे से पता है। चलिए अब हम आगे लेते हैं।
तो यहाँ पर बात हुई है अपनी यूनिट की। पहले हमने इसका यूनिट सीखा और यूनिट के बाद में हमने क्या किया, एंगल को पाई में कन्वर्ट किया और पाई को डिग्री में कन्वर्ट किया। यहाँ पर एक चीज और सीखते हैं अपन कि मैंने यहाँ पर आपको यूनिट्स बताए, मैंने आपको यहाँ पर यूनिट्स बताए कि एंगल के जो यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स होते हैं, वो क्या होता है बेटा, रेडियन, ठीक है। और दूसरा इसका यूनिट होता है वो होता है डिग्री, ठीक है। तो रेडियन के बारे में मैंने आपको चर्चा कर ली, अब मैं यहाँ पर डिग्री के बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए कि डिग्री के कुछ सब यूनिट्स होते हैं, डिग्री के कुछ सब यूनिट्स होते हैं। तो देखिए सब यूनिट्स ऑफ डिग्री, डिग्री के उपमात्रक को। अब वो क्या होते हैं, देखिए जरा, फर्स्ट मिनट, मिनट को आप कैसे शो करते हो, जैसे मैं कहता हूं 1 मिनट, तो मैं 1 के ऊपर ये एक घड़ी लिखा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिनट। 2 मिनट कहूंगा तो 2 के ऊपर मैंने एक घड़ी लिखा दी, ये 2 मिनट हो गए, तो ये इसका सिंबल होता है। ओके, तो देखो यहां पर मिनट को समझिए, आपने यहां पर एक क्या लिया है, सर्कल लिया है, एक वर्ग लिया है, ठीक है। और मैं यहां पर क्या लेता हूं, एक छोटा सा एंगल 1 डिग्री ले लेता हूं। ये 1 डिग्री है नहीं, लेकिन अपन ने दिखाने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा दिखाया ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये 1 डिग्री लिया मैंने यहां पर एक एंगल, ओके। अगर मैं इस 1 डिग्री का शुरुआत, ये सर्कल है, एक वर्ग है, उसको आप एक घड़ी मान सकते हो, ठीक है। और यहां पर मैंने इसका एक छोटा एंगल, स्मॉल एंगल है, वो 1 डिग्री लिया है। अब यहां पर मैं इस 1 डिग्री के 60 हिस्से कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 60 हिस्से करता हूं। 60 वैसा यहां पर आता है, 60 वैसा इसका यहां पर आता है। तो जो यहां पर 60 वैसा इसका आया है, तो ये क्या है, 1 मिनट हो गया। ये क्या हो गया, 1 मिनट हो गया। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये भी रिलेशन आ गया, ओके। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है अपने पास में, इसका सब यूनिट ऑफ डिग्री है, वो क्या है, सेकंड है, सेकंड। तो सेकंड को शो करने के लिए क्या करता हूं भाई, इसे 1 सेकंड कह रहा हुआ है, तो 1 सेकंड के अंदर मैं यहां पे डबल डंडी दिखाऊंगा, डबल लाइन दिखाऊंगा। तो यहां पर ये क्या है, ये सेकंड को शो करता है। मैंने कहा 2 सेकंड, तो मैं यहां पर 2 पर डबल डंडी दिखा दूंगा, तो ये यहां पर क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है 1 मिनट के अंदर, या कह सकते हो बेटा यहां पर 1 सेकंड जो होता है 1 मिनट का 60वां हिस्सा, 1 मिनट का 60वां हिस्सा। तो आप यहां पे कह सकते हो कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से इसके सब यूनिट आ जाते हैं, मिनट और सेकंड, ठीक है। इसकी हमने चर्चा की और मैंने आपको क्या कहा, यहां पर मैंने एक 1 डिग्री का स्मॉल एंगल लिया है और यहां पर इसके मैंने 60 हिस्से कर दिए। तो ये वाला हिस्सा 60 हिस्सा यहां आता है, तो ये क्या होता है, 1 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री का 60वां हिस्सा क्या होता है, 1 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री का 60वां हिस्सा 1 मिनट के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये रिलेशन आ गया अपने पास। दूसरा है सेकंड, सेकंड को शो करने के लिए अपन उस नंबर सेकंड के ऊपर ये जो नंबर दे रखा है 2, उसके आप डबल डंडी दिखाओगे, तो ये सेकंड का सिंबल होता है। तो आपको पता है 1 सेकंड क्या होता है, 1 मिनट का अगर 60वां हिस्सा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 सेकंड आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है, 1 मिनट, या 1 जो मिनट होता है वो क्या होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये इसके सब यूनिट कंप्लीट हो गए। तो एंगल के हमने यूनिट पढ़ी है, रेडियन और डिग्री। ये सही बात है कि इसका जो इंपॉर्टेंट यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब आगे की कहानी, देखो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल की बात ना करें तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज की बात करेंगे।
हमें पता है बेटा कि त्रिभुज जो होता है वो कई टाइप के होते हैं, ट्रायंगल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे काम के वो दो है। पहला जो है वो कौन सा वाला देखिए, एक ये वाला ट्रायंगल होता है और एक ये वाला ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अपन राइट हैंड, राइट हैंड, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ये बोलेंगे इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज। देखो ट्रायंगल है तो सिंपल सी बात है कि इसके जो टोटल एंगल होंगे तो वो कितना, उसका जो टोटल होगा 180 डिग्री होगा। त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इनके कोण का जो योग होगा, इनके एंगल का जो टोटल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, इसके बारे में देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज के अंदर इसकी जो तीनों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, और इनके तीनों के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, 60 60 और ये 60, तीनों कोण कितने होंगे, 60 डिग्री की होंगे। ओके, इसमें आई राइट ट्रायंगल में आई, राइट ट्रायंगल के अंदर पहली बात तो ये कोण नजर आ रहा है 90 का। ओके, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 का आ रहा है। अब ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर देखिए यहाँ पर कि ये वाला इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस की दृष्टि से, तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पर जो साइड्स दी गई है इस साइड्स का हमें नाम पता होना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया इस साइड, कभी साइड जो होती है कुछ जाती है, कभी सर नाम कुछ जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, ये तो सबको पता होता है कि 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है। 90 के सामने की जो साइड्स होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। अब देखो बची कौन सी, ये दोनों वाली। अब इन दोनों में से कोई सी भी लंब हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, और कोई सी भी आधार हो सकती है, बेस हो सकती है। अब कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा लिया। देखो बेटा, ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है, ये भी बेस हो सकती है और ये साइड भी बेस हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने एंगल कौन सा लिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने यहां पर, ये तो मेरा 90 है, ठीक है, तो इसके सामने जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। अब देखो कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये अपन को देखना है। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने एंगल कौन सा लिया है। मान लो सपोज बेटा आपने ये वाला एंगल लिया है, जब आपने ये वाला एंगल लिया है तो इसके एंगल के सामने जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगी। ये तो कर्ण है। ओके, बाकी बची हुई साइड्स होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, आधार यानी कि बेस। ओके, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर मान लो एंगल ये ना लेकर के मैंने यहाँ पर एंगल ये वाला ले लिया, तब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो 90, तो ये तो फिक्स हो गया कि 90 के सामने जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब मैंने एंगल ये लिया है तो मैंने कहा है कि एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसको क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलोगे। तो इस बार यहाँ पर ये बन गया। फिर यहाँ पर देखिए, ये अपने पास बची साइड है वो क्या हो जाएगी, अपने पास में आधार हो जाएगी यानी कि बेस हो जाएगी, तो यहाँ पर बेस ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कंफ्यूजन जो होता है वो कहाँ होता है, लंब और आधार के बीच होता है। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस में कहीं कंफ्यूजन नहीं होता, सबको पता रहता है 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, 90 के सामने वाला साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है। बच्चा समझता है कि जो खड़ी हुई होती है
वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये कौन पे डिपेंड करेगा आपने कौन कौन सा वाला लिया है, एंगल कौन सा लिया है। अगर आपने एंगल ये लिया है तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर आपने एंगल ये लिया है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखी है। अब देखो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर साइड्स का नाम जो होता है कर्ण, हाइपोटेनस, बेस, आधार, लंब, परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ पर पांच तो कोर्स पर में यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर दो राइट एंगल लेता हूं। ओके, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपने इसको नाम दिया के एल और ये दिया आपने एम। ओके, एक आपने यहां पर ले लिया है, यहां पे आपने लिया है के एल और ये एम। ओके, नाम दीजिए, साइड्स का नाम दीजिए। यहां पर आपको पता बेटा ये 90 का एंगल, दोनों के अंदर से ये 90 का। ओके, फिक्स। अब यहां पर मैंने एंगल जो है वो क्या लिया है, ये वाला एंगल लिया है, थीटा। ओके, जब ये थीटा ले लिया है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, बेस हो गया, और ये दोनों के पास में हाइपोटेनस। ओके, यही तो यहां पे मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने एंगल, ये तो बेटा एंगल में ये तो एंगल बेटा कितना है, थीटा है, लेकिन इस बार मैं एंगल ये ना लेकर के ये वाला एंगल लेता हूं, फाई। मैंने यहां पर ये वाला एंगल फाई ले लिया है। तो फाई ले लिया है, जब मैं फाई एंगल लूंगा तो फाई लूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा वाला है, ये होगा। बोल, बचाओ साइड बेस ये हो जाएगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस। दूसरी चीज जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो छोटी छोटी क्लासों में, टीनी क्लासों में, वो क्या है, देखो आपने हिंदी मीडियम वाले खूब बोला करते थे लाल बटा कक्का, खूब मोटा है लाल बटा कक्का। चलो इंग्लिश में वाला लिख देते हैं, वन ऑफ हो जाएंगे मेरी इंग्लिश में दिखाई। देखो वो इधर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, खूब जोर से मजे ले। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो क्या मतलब इसका आपको पता है, कि मैं एक मैच लेता हूं, लाल बटे का लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। ओके, फिर देखो ये फार्मूला आपको पता है, ये लंब बटा जो कर्ण होता है वो साइन का फार्मूला होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है वो कोस का होता है, कोस का होता है, लंब बटा आधार जो होता है वो tan का होता है, tan थीटा cos थीटा ये sin थीटा। ओके, फिर आधार बटा जो लंब होता है वो cot थीटा का फार्मूला होता है, कर्ण बटा आधार जो होता है वो sec थीटा का फार्मूला होता है, और कर्ण बटा जो लंब होता है वो cosec थीटा का फार्मूला होता है। ओके, वैसे बेटा यहां पर ये sin, ये cos, ये tan, ये cot, और ये अपने पास में sec थीटा, और ये अपने पास में cosec थीटा, ये इसके फॉर्मूला होता है, और ये आपको अच्छे से आते हैं। बस इन्हीं की मदद से हम बहुत कुछ डिराइव कर लेंगे। देखो क्या डिराइव कर रहे हैं, समझो। मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो यहां पे आप देखो, और मैंने एंगल क्या लिया बेटा, यहां थीटा लिया है, तो मैं कहता हूं यहां पर sin ले लिया, तो इसके लिए sin थीटा की वैल्यू निकालिए, इसके लिए sin थीटा की वैल्यू निकालिए। आपको पता है कि बेटा sin थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर के पास कितना बेटा m है, और ये वाला ml, तो आप लोगे ml। ओके, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस ये है आपके पास में km, तो आप लोगे यहां पर k। बोल, फिर आया बेटा cos थीटा, cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार के पास कितना बेटा k है, ये है kl आधार, कर्ण के पास कितना बेटा km, तो आपने लिया यहां पर k। ओके, फिर लिखिए tan, tan थीटा,
वो क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये ना बेटा, अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर के पास कितना है m है और बेस के पास कितना बेटा a। ओके, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए बेटा sin cos tan के बाद आता है cot, cot थीटा, cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेटा बेस ये रहा अपने पास में kl, परपेंडिकुलर ml, परपेंडिकुलर ml, ये कॉट आ गया। कॉट के बाद अगर मैं सेक की बात करता हूं, ये सेक है। तो देखिए बेटा सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस km अपॉन में बेस यानी कि kl, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अपने पास एक बच गया कोसेक थीटा बच गया। अब देखो स्पेस कम है, तो स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं। थोड़ा छोटा करने से क्या है, ये चीज होती है इसलिए। ओके, स्पेस थोड़ा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सेट है, ये सेट। ओके, अब बचता है हमारे पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, कर्ण के पास कितना है km और लंब के पास कितना बेटा ml, तो आप लिखेंगे यहां पर ml, ये यहां पर बेटा ml है, ml। ओके, ये हो गया हमारे पास इस राइट एंगल के। अब मैं इसकी बात करता हूं, तो इसकी बात करता हूं तो यहां पर मैं कौन सा लेना बेटा, फाई एंगल लेना, साइन फाई लेना, साइन फाई लेना। ओके, फाई एंगल लिया, तो यहां पर इस फाई को मैं ये भी लिख सकता हूं, इस फाई को मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो साइन 90 माइनस का थीटा, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, करने की जरूरत नहीं बेटा। ये कैसे आया देख लो आप, आपको पता है कि ये तीनों ट्रायंगल्स हैं, ये तीनों जो कोण दिए, सॉरी मैंने ये तीनों कोण दिए, इनका योग कितना होता है, थीटा प्लस फाई प्लस 90, इनका योग कितना होता है 180 होता है, क्योंकि राइट एंगल है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 माइनस का 90, तो यहां पे कितना है हमारे पास, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90, तो फाई लिख सकते हो आप 90 माइनस का, ठीक है। तो हमने यही लिखा, इस फाई की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल 90 का, ये एंगल थीटा है, इसमें से 100 आप घटा दीजिए तो बचा हुआ एंगल होगा वही कौन सा होगा, फाई होगा, और ये बात ठीक है। तो आप इस एंगल को 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो देखो यहां पर आगे इसकी चर्चा करते हैं, देखते हैं। मैं पहले लेता हूं साइन 90 माइनस का थीटा, ये लेता हूं, तो इसको मैं रख देता हूं यहां से, और मैं यहां पे लिखता हूं साइन 90 माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहां पर साइन थीटा है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर के पास में क्या है, ये है kl, तो आप लिखोगे यहां पर kl, हाइपोटेन्यूस के पास में km, तो आप लिखेंगे यहां पर k। ओके, फिर आया था cos के पास, cos 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा,
देखो cos का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस अपने पास में कितना ml और हाइपोटेनस अपने पास कितना है km। तो ये निकाल लिया इसकी। फिर मैं आता हूं बेटा tan पे tan 90 माइनस का थीटा। tan 90 माइनस थीटा, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपने पास में ये रहा और बेस अपने पास में ये रहा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आप लिखो इसको kl अपॉन में ml। ओके, उसके बाद होगा कॉट वैल्यू। कॉट जो होता है वो क्या होता है 90 माइनस का थीटा। ठीक है, ये लेंगे बेटा, ये लेंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉट का फॉर्मूला बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस के पास कितना है ml और परपेंडिकुलर का पास कितना बेटा k। तो यहां पर कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकल आई ml अपॉन k। उसके बाद देखिए sec 90 माइनस का थीटा। देखो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस जो है हमारे पास कितना है km और बेस जो है हमारे पास में ml। ये आया सेक। इसके बाद देखेंगे अपन cosec थीटा, यानी कि cosec 90 माइनस का थीटा। देखिए cosec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस के पास कितना है km। km ये मेरे पास में हाइपोटेनस हो गया और परपेंडिकुलर कितना मेरे पास में kl। ये आ गया k। तो इस तरह से हमारे पास कुछ चीजें निकल के आई है। sin cos tan cot sec cosec का मान इस ट्रायंगल के लिए आया है और sin cos tan cot sec cosec का मान इस ट्रायंगल के लिए अपने पास में लिया है। अब हम इन दोनों की कंपैरिजन करके कुछ फॉर्मूले निकालेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये sin थीटा है, इसकी वैल्यू ml अपॉन km है और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहां पर ml अपॉन km। तो यहां पर देखिए बेटा इन दोनों की वैल्यू बराबर है। एक ही वैल्यू, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि sin थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस का थीटा। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर एक cos थीटा इज इक्वल टू kl अपॉन k है और यहां पे देखिए sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है kl अपॉन k है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर। देखिए बेटा, तो आप कह सकते हो कि जब इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो ये यहां पर एंगल भी बराबर होंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस का थीटा। ओके, फिर आगे देखिए ये tan थीटा है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है ml अपॉन k है। उस ट्रायंगल की क्या आएगी, यहां पे देखिए बेटा ये ml अपॉन k ये था। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये वाले जो एंगल होंगे ये दोनों बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो कि यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस का थीटा। ओके, ये भी शायद। फिर देखिए बेटा cos थीटा के पास में क्या है kl अपॉन ml। यहां पे देखिए ये रहा बेटा km अपॉन ml, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस का थीटा। ओके, आगे देखिए sec क्या बेटा km अपॉन kl है। ठीक है, तो ये km अपॉन kl ये था, ठीक है। तो यानी कि sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो cosec 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस का थीटा। फिर देखिए cosec थीटा क्या है आपके पास में km अपॉन ml। तो देखिए km अपॉन ml तो बेटा ये भी रहा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि cosec थीटा की जो वैल्यू होती है वो sec 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। तो आप लिख सकते हो यहां पर cosec
थीटा इज इक्वल टू सेक 90 मंथ्स का थीटा। ये अपने पास फॉर्मूले आ गए। ये फॉर्मूले आज तक हम रटते जा रहे हैं कि sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा sin माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब उसको रटने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये कहां से निकल के आए हैं और कैसे निकल के आए हैं। अब हमने चीजों को समझ लिया तो ये चीजें हमें जिंदगी भर याद रहेगी। और वास्तव में अगर देखा जाए ना तो फॉर्मूले तो इसमें तीन ही है बेटा, sin tan और ये sec, तीन ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर ये तीन ही फॉर्मूले हैं। बाकी तो क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। ये तो क्या इसका उल्टा है, ये इसका ये वाला इसका उल्टा है और ये वाला इसका उल्टा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डायरेक्टली याद कर सकते हो शॉर्ट में। ये वैसे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर देखो कि आपको पता है कि यहाँ पर साइन के बाद में क्या आता है, कॉस आता है। उसके बाद में उल्टे वाले को देखने की जरूरत नहीं है, ये तो इसका उल्टा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो tan के बाद में क्या आता है, cot आता है, और sec के बाद में cosec आता है। ओके, एक एंगल आपने कितना लिया, थीटा लिया, और एक कितना लिया, 90 माइनस का थीटा लिया, तो 90 माइनस का थीटा। एक एंगल थीटा लिया है, दूसरा 90 माइनस का थीटा लिया, एक का थीटा लिया और दूसरे का 90 माइनस का थीटा लिया। सिंपल, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दिया। ये तो इसका उल्टा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। इसको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही आपको ध्यान में रह जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, ये sec है, तो ये cos है थीटा sec 90 माइनस का। वेरी सिंपल, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे आगे तो उसमें आपके ये बहुत काम में आएगा। इसके अलावा दो तीन फॉर्मूले और हैं, उसको भी देख लीजिए ताकि हमारा काम सीधे से हो। देखो यहां पर आप देखो साइन की वैल्यू क्या बेटा, लंब बटा कर्ण, और कोसेक की वैल्यू क्या है, कर्ण बटा लंब। यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। यहाँ पे देखिए बेटा cos क्या है, आधार बटा कर्ण, परफेक्ट आधार बेस, और ये कर्ण मतलब हाइपोटेनस। लेकिन sec क्या है, इसका उल्टा है। तो आप कह सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। फिर देखिए tan क्या बेटा, परपेंडिकुलर है, अपॉन में बेस है, लंब बटा आधार है, cot क्या है, आधार बटा लंब है। तो यानी कि tan जो है वो क्या होगा, 1 अपॉन और थीटा। ये भी फॉर्मूला, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सभी फॉर्मूलों की मदद से आप क्वेश्चन को आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कहीं पे भी रटवाया नहीं है, मैंने आपको हर चीज समझाई है, एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो आपको समझने में या याद रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रटी हुई चीज होती है वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज है वो हम कभी भूलते नहीं, हमें जिंदगी भर याद रहती है। और ये चीजें आपको जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो देखो साइड्स के अंदर होता है, साइड के नाम के अंदर होता है, वो मैंने आपको बताई कि अगर एंगल ये वाली है तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये वाली 25 साइड्स होगी वो बेस होगी, और 19 सामने से क्या होगा, हाइपोटेनस। तो इस तरह से हमने आज ये लेक्चर लिया है। ठीक है, तो इसका जो है पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, आगे जो चीजें आएगी उनसे रिलेटेड आएगी। तो अगर आपने इस चीज को अच्छे से ढंग से पढ़ लिया है तो आगे का लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। मेरा जो लेक्चर होता है पीछे वाले लेक्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है, सभी का होता है। तो अगर आपने यहाँ पर पहली बार जो लेक्चर नहीं समझा है तो आगे आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिए और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर